पिछले वीडियो में हमने एनएमआर के बारे में डिटेल्ड स्टडी की। हमने उसके सिद्धांत को समझा, हमने उसके अनुप्रयोग को समझा और जब हम उसकी अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन की बात कर रहे थे तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हमने मेडिकल फील्ड में देखा था, जिसे हमने नाम दिया था एमआरआई। चलिए आइए इस एमआरआई को हम यहाँ पर डिटेल्ड में देखते हैं कि ये एमआरआई क्या होती है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, रेजोनेंस होगा यानी दो एनर्जी स्टेट होंगी और उनके आधार पर हम इमेज बनाएंगे। तो वास्तव में ये जो एमआरआई है ये एनएमआर के प्रिंसिपल पर ही आधारित है। और यदि हम इसकी परिभाषा देने की यहाँ कोशिश करें तो एमआरआई एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का उपयोग करके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज की एक डिटेल्ड इमेज बनाते हैं। तो हमने देखा कि इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है एक मैग्नेटिक फील्ड, रेजोनेंस यानी कि दो ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट्स होंगी, एक अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। ये हमने पिछले बार अभी जब हम एनएमआर का प्रिंसिपल देख रहे थे उस समय हमने इसको समझा था कि जब कोई न्यूक्लियाई एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट रखा जाता है तो वह अपनी मैग्नेटिक मोमेंट को दो तरीके से अरेंज करता है। एक तो वो अपने को उसी फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज करता है तो उसे हम अल्फा स्पिन स्टेट कहते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है। और दूसरा हो सकता है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो और उस कंडीशन में उसकी एनर्जी होती है हाई और उसे कहा जाता है बीटा स्पिन स्टेट। अब ये जो एनर्जी की स्टेट यहाँ पर बनी, एनर्जी लेवल्स बने, इनके बीच में क्या है? थोड़ा सा एनर्जी का गैप है। तो जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स यहाँ पर डालते हैं तो इन वेव्स को वो एब्जॉर्ब करती है और किस स्टेट में चली जाती है? बीटा स्पिन स्टेट में चली जाती है। तो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन को ही क्या कहा जाता है? रेजोनेंस। और यहाँ हम क्या डाल रहे हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन यहाँ पर डाल रहे हैं। अब जब ये हायर स्पिन स्टेट में गया तो क्या होगा? एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबल स्टेट हो जाती है। अब वो अनस्टेबल तो रहना नहीं चाहेगा, इसलिए वापस से ट्रांजिशन, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी एनर्जी रिलीज करके वो किस उसमें आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगा, वापस से अल्फा स्पिन स्टेट में आ जाएगा। और इसने जो एनर्जी रिलीज करी है इसको यदि हम डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लें और उसकी यदि प्रॉपर इमेज बनाए तो हमको यहाँ पर हमारी ह्यूमन बॉडी की इमेज दिखाई देती है। तो एमआरआई एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसे रेडियोलॉजी में यूज किया जाता है और इसका उपयोग हमारी बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा हम सॉफ्ट टिश्यूज के क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाते हैं और देखिए इसमें किसी भी प्रकार की हानिकारक किरणों का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि हम जो रेडिएशन देते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से देते हैं जो हानिकारक नहीं होती, जबकि आप यदि इसकी कंपैरिजन सीटी स्कैन से करें तो सीटी स्कैन में हम आयनाइजिंग रेडिएशन देते हैं या एक्सरेज भी जो हम देते हैं वो भी कैसी होती हैं? हार्मफुल होती हैं। तो एमआरआई में हम किसी तरीके की हार्मफुल रेडिएशन का यूज किए बिना अपने जो टिश्यूज होते हैं, जनरली जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उनकी एक विस्तृत इमेज यहाँ पर बनाते हैं। तो ये जो एमआरआई है
यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये 1970 और 80 के दशक के दौरान एनएमआर का जो अनुप्रयोग था, वो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हम कह सकते हैं ये एनएमआर की है, जो कि मेडिकल फील्ड में यूज़ की जाती है। इसके द्वारा जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक हेल्दी और एक बीमार व्यक्ति दोनों की शरीर की रचना और उनकी शारीरिक प्रक्रियाओं का चित्र बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एमआरआई के द्वारा आपके शरीर की न केवल ऊपर की संरचना बल्कि उसके अंदर की विस्तृत तस्वीरें बनती हैं और इसमें हमें मुख्य रूप से किसका उपयोग करना पड़ता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका उपयोग करना पड़ता है, हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस का उपयोग करना पड़ता है और एक डिटेक्टर होता है जो इन रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट करता है, फिर हम इसे कंप्यूटर पर ले जाकर उसकी इमेज बनाते हैं। तो चूंकि इसमें किसी हार्मफुल रेडिएशन का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है। अब यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हमने पहले भी कहा कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का जो प्रिंसिपल है वो किस पर आधारित है, एनएमआर पर आधारित है। और एनएमआर की खोज किसने की थी, तो फिजिसिस्ट फेलिक्स ब्लॉच और एडवर्ड पुर्सेल ने 1946 में एनएमआर की खोज की थी। इसी के प्रिंसिपल पर आधारित है एमआरआई। तो इस खोज पर, एनएमआर की खोज पर उनको 1952 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फिर बाद में इसकी एप्लीकेशंस करने के लिए, यानी मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया और एमआरआई को डेवलप करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पर जिनका नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है या एमआरआई के फील्ड में जाना जाता है वो है डॉक्टर रेमंड डेमेडिन, जिन्हें एमआरआई का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले एमआरआई का उपयोग करते हुए पहली बार ह्यूमन बॉडी की स्कैनिंग की थी, इसलिए ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। हमने कहा तो कि ये एनएमआर के प्रिंसिपल पर आधारित है, ये किसी न्यूक्लियाई की स्पिन स्टेट में होने वाले चेंज से रिलेटेड है। तो क्या हमारी बॉडी में भी कई सारे न्यूक्लियस होते हैं क्या? तो हम इसके प्रिंसिपल को समझते हैं और फिर आप बताइएगा कि कैसे एमआरआई इतने अच्छे तरीके से हमारे किसी भी ऑर्गन की इमेज बना लेता है। तो हमने कहा कि एमआरआई का प्रिंसिपल भी एनएमआर पर बेस्ड है और एनएमआर का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड था, कुछ ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियाई जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो क्या सारे न्यूक्लियाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं? तो हमने कुछ इसके संबंध में नियम देखे थे। हमने कहा था कि ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या ऑड होती है, केवल वो ही अपनी एक्सिस के अलोंग घूम सकते हैं। ठीक है, जिनमें क्या हो, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी हो, ऑड नंबर में हो। या यदि हम इसके स्पिन क्वांटम नंबर से देखें तो आई की वैल्यू फ्रैक्शन में यदि आती हो तो फिर हम ऐसे न्यूक्लियाई का उपयोग एनएमआर टेक्निक में करते हैं। और जब ये न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पर घूमता है तो चूंकि न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, इसलिए ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। यानी किसकी तरह व्यवहार करता है, जैसे कि ये एक टाइनी बार मैग्नेट हो, है ना। और जब ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसकी दिशा भी होती है। तो एमआरआई में हम ऐसे ही न्यूक्लियस का उपयोग करते हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। तो हमारे शरीर में कौन से ऐसे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं? तो ऐसे कई सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट यानी लगभग 70% पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है? वाटर से। और वाटर में कितने हाइड्रोजन हैं? एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है। तो सोचिए हमारे 70% पार्ट में कितने सारे हाइड्रोजन होंगे।
है ना। तो जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज में ये वाटर अलग अलग क्वांटिटी में उपस्थित रहता है। ये पाया गया है कि किसी टिश्यू के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में लगभग 10 टू द पावर 10 H प्लस आयन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई होता है। तो जब हमारी ह्यूमन बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि ये एक मैग्नेट हो। अब यदि हमारी ह्यूमन बॉडी किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो ये किस तरीके से अरेंज रहेंगे, ये रैंडमली अरेंज रहते हैं। इनका जो मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो सभी डायरेक्शन में अरेंज होता है। तो हम कहते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, 0। पर जब इसी ह्यूमन बॉडी को स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये सारे हाइड्रोजन अपने आप को अलाइन करते हैं और वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है इसके अलोंग 2 तरीके से अलाइन करते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ये जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं वो किसी भी तरीके से अरेंज है, रैंडमली अरेंज है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उनका 0 आता है। पर जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं तो वो या तो फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। तो इसी पर बेस्ड है हमारा MRI का प्रिंसिपल। तो जब हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को 2 तरीके से अरेंज किया। एक अल्फा स्पिन स्टेट जो कम एनर्जी की है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हुए हैं, और दूसरी बीटा स्पिन स्टेट जो कि ज्यादा एनर्जी की स्टेट है और इसमें जो न्यूक्लियाई है अपने को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करता है। अब यदि अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी जो इनके एनर्जी गैप के बराबर होगी उतना रेडिएशन इस पर डालना होगा, और ये रेडिएशन किसके बराबर आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के बराबर आता है। तो जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से इस पर रेडिएशन डालते हैं तो न्यूक्लियाई कहाँ चले जाते हैं, बीटा स्पिन स्टेट में। और बीटा स्पिन स्टेट चूंकि हाई एनर्जी वाली होती है इसलिए ये न्यूक्लियाई बड़े ही जल्दी इस एनर्जी को रिलीज करते हैं और रिलीज करके वापस अपनी अल्फा स्पिन स्टेट में आ जाते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु अपनी अल्फा स्पिन स्टेट में लौटते हैं तो जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं वो डिपेंड करती है कि आपका टिश्यू किस प्रकार का है। एक स्कैनर के द्वारा इस एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाता है और इसे कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो कंप्यूटर में पहले से ही एक हेल्दी पर्सन की शरीर की सारी इमेजेस होती हैं। तो कंप्यूटर में जो टिश्यू की इमेज आती है उससे हम चेक कर लेते हैं कि ये इमेज क्या वैसी ही है। यदि इमेज वैसी ही है तो वो किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी को नहीं बताती। पर यदि किसी भी प्रकार की उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि स्वेलिंग है या कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है या ट्यूमर हो रहा है या कोई अल्सर है, तो इस तरीके की इमेजेस MRI में बिल्कुल अलग तरीके से प्रदर्शित होती हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर पर हम उसको देख लेते हैं और उसकी तुलना करते हैं एक हेल्दी पर्सन की टिश्यू की इमेज से। यदि उनमें डिफरेंस होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं और बाद में इसको CD में या डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया जा सकता है। तो ये था हमारा MRI का प्रिंसिपल। अब आपने MRI की मशीन देखी होंगी। MRI की मशीन काफ़ी बड़ी होती है, लगभग मुझे लगता है कि एक कमरा ही उसके लिए दिया जाता है। मतलब पूरे कमरे बराबर एक मशीन होती है जिसमें एक बड़ी सी टनल होती है और उस टनल में मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है। एक स्लाइडिंग टेबल होती है जिस पर हम जो रोगी होता है, मरीज होता है, उसको लिटा देते हैं जिसकी MRI करना होती है। फिर जो स्लाइडिंग टेबल है उसको उस टनल में भेजते हैं। उस टनल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है और साथ में रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस वहां पर डाली जाती हैं। तो इस तरीके के जो प्रिंसिपल पर आधारित रेडियो फ्रीक्वेंसी जब रिलीज होती है तो उससे स्कैनर स्कैन कर लेता है। तो
तो इस तरीके से जो एमआरआई है वो मुख्य रूप से 5 स्टेप में होती है। सबसे पहला तो प्री स्कैन कहते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है उसमें एक्साइटेशन का, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तीसरा होता है रिलैक्सेशन का, जिसमें जो हमारा न्यूक्लियाई है वो वापस अपनी ट्रांजिशन स्टेट में आता है। चौथा स्टेप होता है एक्विजिशन का, जिसमें इस एनर्जी को एकत्रित किया जाता है। और पांचवा होता है कंप्यूटर एंड डिस्प्ले, जिसमें कि ये जो पैटर्न हमको जो एनर्जी के सिग्नल्स मिल रहे हैं उस आधार पर हम उस टिश्यू की, उस ऑर्गन की इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहला होता है प्री स्कैन, जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। उसके बाद आप पर रेडियो फ्रिक्वेंसी से रेडिएशंस डाले जाएंगे। तो न्यूक्लियाई, आपके शरीर के अंदर के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं और ट्रांजिशन करते हैं, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये जो हायर एनर्जी स्टेट वाले न्यूक्लियाई हैं वो एनर्जी रिलीज करके वापस आते हैं अपनी अल्फा स्पिन स्टेट में, जिसे हम रिलैक्सेशन कहते हैं। इसके बाद जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनका एक्विजिशन होता है और उसे कहाँ भेज दिया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि कैसे जब हम इसको एमआरआई मशीन के अंदर भेजते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक चुंबक लगी होती है। तो आपको जब ध्यान होगा कि कभी किसी की आपने एमआरआई कराई होगी तो आपने वहां सुना होगा कि कोई भी यदि हम मेटल का सामान पहने होते हैं तो डॉक्टर हमसे कहता है कि आप वो उसको निकाल दीजिए। इसका कारण क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई होती है कि वो उसको अट्रैक्ट करती है। तो यदि आपके शरीर पर कोई मेटल का सामान है या आपके शरीर के अंदर कोई रॉड्स वगैरह डली हुई हैं तो ये सब चीजें हमें पहले ही डॉक्टर को बताना होती हैं। तो एमआरआई के द्वारा हम सॉफ्ट टिश्यूज की क्रॉस सेक्शनल इमेज को क्या करते हैं, पूरा एक डिटेल्ड इमेज हमको मिल जाती है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे न्यूक्लियाई थे बॉडी के अंदर रेंडमली अरेंज थे, पर जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ, वो सब 2 डायरेक्शन में अरेंज हो गए। तो उसके बाद रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस होने के बाद क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ और रिलैक्सेशन के बाद हमने उन सिग्नल्स को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद हमने उसको कंप्यूटर के पास भेजा जहां उसकी प्रॉपर इमेज बनी। तो इस तरीके से ये एमआरआई का प्रिंसिपल है और इस आधार पर हम अपने बॉडी के अंदर यदि कोई एबनॉर्मलिटीज है जिसका पता हम साधारण डायग्नोसिस से नहीं लगा पाते, उसका पता भी हम आसानी से लगा सकते हैं।